चलते चलते मेरे पैर में दर्द होने लगा है, ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रही है। सही कहा तुमने, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है। पसीना तो देखो कितना भर भर कर आ रहा है। बस थोड़ी ही दूर रह गया है हमारा घर। चलो चलते चलते घर पहुंच ही जाएंगे। अपने कॉलेज से मीना, भावना और गौरी तीनों बहनें पैदल पैदल चलकर आ रही थी। गर्मी में उनका बहुत बुरा हाल हो चुका था। अरे सामने देखो, हमारा घर आ गया है। शुक्र है, चलो घर में चलते हैं। जैसे ही तीनों ननद घर के अंदर आती हैं, उनकी भाभी पल्लवी उन्हें देखकर कहती है, अरे अरे, इस तरह सांस क्यों फुला रही हो, क्या हुआ? सांस तो फूलेगी ही भाभी, जब हम कॉलेज से पैदल पैदल चल कर आ रहे हैं। तुम तीनों पैदल क्यों चल कर आई, बस में क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारी बस छूट गई थी। हमें बस स्टैंड पर पहुंचने में देरी हो गई थी। ट्रैफिक बहुत जाम था, रेड लाइट भी हो रखी थी। अच्छा तो ये बात है, तुम तीनों को बहुत गर्मी लग रही होगी। चलो तुम तीनों बैठो, मैं तुम्हें शरबत बना कर देती हूँ। पल्लवी अपनी तीनों ननद के लिए शरबत बनाती है और उन्हें दे देती है। ये लो, इसे पी लो, थोड़ी थकावट उतर जाएगी। पल्लवी का दिया हुआ शरबत जैसे ही तीनों ननद पीती हैं, तो वो तीनों मुंह बनाते हुए अपनी भाभी से कहती हैं, हे ऊपर वाले, ये क्या बनाकर दे दिया है भाभी आपने? इतना गरम शरबत जैसे आग की तरह खौल रहा हो। आपने मटके में पानी नहीं रखा था क्या? रखा था। दरअसल जब मैं नदी किनारे से पानी लेकर आ रही थी तो मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई थी। साथ में मटका भी गिर गया था। गिरकर मटका फूट गया था। हे ऊपर वाले, एक ही तो मटका था हमारे घर में, वो भी आपने फोड़ दिया। अब हम लोग ठंडा पानी कैसे पिएंगे? भावना, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? ये तो पूछा भी नहीं है कि भाभी तुम कैसी हो। हाँ भाभी, आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। तभी घर पर पड़ोस की एक औरत आती है। अरे पल्लवी बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? अंदर आ जाइए। बहू, तुमने मेरा सूट सिल दिया क्या? हाँ बस वही करने जा रही थी। चलो मैं तब तक रुक जाती हूँ। इतना कहकर पल्लवी अपनी सिलाई मशीन पर बैठती है और फटाफट जो बची कुची सिलाई रहती है उसे भी सिल देती है। ये लीजिए आपका सूट। चलो अच्छा है, तुमने समय पर इसे सिल कर दे दिया, नहीं तो मुझे लगा था कि मैं इसे पहन ही नहीं पाऊंगी। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। कुंती पैसे देकर चली जाती है। आज तो भाभी को पैसे मिले हैं, आज तो खाने में कुछ अच्छा बनाओगी ना भाभी? नहीं, वही दाल चावल बनेंगे। लेकिन क्यों भाभी, अब तो आपके पास पैसे भी हैं। क्योंकि तुम्हारे भैया ने तुम तीनों के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए हैं और अब हमें पैसों की जरूरत होगी तुम्हारी शादी करवाने के लिए। हमारा रिश्ता? अरे भाभी, ऐसे कौन करता है? हाँ भाभी, घर की हालात तो पहले से ही खराब चल रहे हैं, ऊपर से हमारी फीस तक तो निकल नहीं पा रही। फिर भैया हमारी शादी कैसे करेंगे? तुम्हारे भैया और मैंने, हम दोनों मिलकर तुम तीनों बहनों की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, तुम परेशान मत हो। एक तो गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, ऊपर से अब गर्मी में पल्लवी और सुरेश को कड़ी मेहनत करके मीना, भावना और गौरी के लिए लड़के ढूंढने थे। सुनती हो, रिश्ता आया है एक ही घर से और वो तीनों लड़के मेहनती हैं, परिवार भी अच्छा है। कल उन्हें बात करने के लिए बुला लेता हूँ। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। पल्लवी के ऐसा कहने के बाद वो अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलती रहती है। ऐसे ही सारा टाइम सिलाई की मशीन को देने के बाद वो घर के काम भी करती है और सभी के लिए खाना भी बनाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो यामिनी अपने तीनों बेटों के साथ उनके घर पर आती है।
ये तीनों मेरे बेटे हैं और ये तीनों ही इंजीनियर की नौकरी कर रहे हैं। हमें लड़की सिंपल शादी चाहिए, यहाँ तक कि दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारे मेहमानों की अच्छी खातिरदारी कर देना और साथ में तीनों लड़कियों को शादी के जोड़े में विदा कर देना। ये सुनते ही पल्लवी और सुरेश बहुत खुश होते हैं। ये लीजिए, आप मुंह मीठा कीजिए, बस ऐसा ही रिश्ता चाहिए था हमें। अब लगता है कि आपके घर में हमारी तीनों ननद खुश रहेंगी। इस तरह पल्लवी सभी का मुंह मीठा करवाती है। इसके बाद यामिनी अपने तीनों बेटों के साथ घर वापस चली जाती है। उनके जाने के बाद सुरेश पल्लवी से कहता है, सुनो पल्लवी, हमने जो पैसे जोड़े हैं 2 दिनों में उन्हें बैंक से निकलवा लूंगा और फिर हम लोग शादी की खरीदारी शुरू कर देंगे। लेकिन भैया, ऐसा नहीं हो सकता कि ये शादी अभी ना होकर सर्दियों में हो जाए, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। हाँ भैया, हमें बहुत गर्मी लगेगी। अरे इतनी गर्मी भी नहीं लगेगी, थोड़ा सा पसीना आएगा, मैं बिजली वाला पंखा चलवा दूंगा। हाँ, सही तो कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। फिर सुरेश 2 दिन बाद बैंक से पैसे निकलवा लेता है। इसके बाद जब वो रास्ते से घर आ रहा होता है, लेकिन तभी कुछ गुंडे उसके पैसों का बैग छीनकर भाग जाते हैं। अरे कोई मेरी मदद करो, चोर चोर, अरे कोई इन चोरों को पकड़ो, ये मेरे पैसे चोरी करके भाग रहे हैं, अरे कोई मेरी मदद करो। सुरेश चिल्लाता रह जाता है, लेकिन गुंडे उसका बैग चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुरेश उदास होकर घर वापस लौटता है। क्या हुआ, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है और पैसे वाला बैग कहाँ है? अरे सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मैंने जो जमा पूंजी अपनी तीनों बहनों के लिए की थी, आज सब पानी में मिल गया। उन बदमाशों ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। अब मैं अपनी तीनों बहनों की शादी कैसे करूँगा? ये सुनते ही पल्लवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, कपड़े सिलूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। लेकिन पल्लवी, समय कम है, हम जितनी भी मेहनत कर ले शादी लायक पैसे नहीं जोड़ सकेंगे। भैया, अपने आप को संभालिए और सबसे पहले उन चोरों के नाम कंप्लेन लिखवा दीजिए। सुरेश अपनी तीनों बहनों के साथ पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करवाने जाता है, तो वहीं पल्लवी रोजाना दिन रात सिलाई करके पैसे कमाने की कोशिश करती है। बहुत मेहनत के बाद भी वो चंद पैसे ही जोड़ पाती है, जिसकी वजह से वो लोगों के घर में साफ सफाई का काम भी शुरू कर देती है। मालकिन, थोड़ी सी बर्फ लेकर जा रही हूँ, घर में बहुत गर्मी है। इस बर्फ के सहारे हमें ठंडा पानी पीने को मिल जाएगा। ठीक है, ले जाओ। अपनी मालकिन के घर से थोड़ी सी बर्फ लेकर पल्लवी अपने घर की तरफ आ ही रही थी कि तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत प्यास से तड़पती हुई जमीन पर गिरी हुई होती है। हे ऊपर वाले, ये क्या, ये बेचारी तो प्यासी बेहोश पड़ी है। कोई मुझे पानी दे दो। अरे कोई मुझे पानी पिला दो। पल्लवी ने जिस थैली में बर्फ रखी होती है, उस थैली की बर्फ के पिघलने से थोड़ा सा पानी हो जाता है, तो वो उसी पानी को बूढ़ी औरत को पिला देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम ना होती तो मेरी जान ही चली जाती। कोई बात नहीं अम्मा, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। पल्लवी इतना कहकर उस बूढ़ी औरत को उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के पास ले आती है। ये लीजिए, आ गए हम आपके घर। अगर और कोई मदद चाहिए हो तो बता दीजिए। बूढ़ी औरत पल्लवी की तरफ देखकर मुस्कुराती है और देखते ही देखते बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। भरी गर्मी में किसी को मैं दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। मैं तुमसे प्रसन्न हुई। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है?
परी जी, आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि परियां होती हैं, लेकिन आज देख भी लिया। परी जी, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरी 3 ननद की शादी है और उनकी शादी के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। आप कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मैं अपनी तीनों ननद को शादी के जोड़े दे सकूं और उनकी आने वाली बारात का अच्छे से स्वागत कर सकूं। बस इतनी सी बात। लाओ, इस बर्फ के टुकड़े को मुझे दिखाओ। परी के कहने पर पल्लवी बर्फ के टुकड़े परी को दे देती है, जिसके बाद परी उस बर्फ के टुकड़ों को लेकर कोई मंत्र पढ़ने लगती है। पल्लवी, ये लो। अब ये कोई मामूली बर्फ के टुकड़े नहीं है, बल्कि जादुई बर्फ के टुकड़े हैं, जो कभी पिघलेंगे नहीं और तुम इससे अपनी जरूरत की कोई भी चीज मांग सकती हो। लेकिन याद रहे, जो भी इसके अंदर से निकलेगा वो बर्फ से बना हुआ ही निकलेगा। इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद पल्लवी उन बर्फ के टुकड़ों को लेकर घर आ जाती है। मैं इस बर्फ के टुकड़ों से क्या मांगू? क्या मिल सकता है मुझे? एक काम करती हूँ, बर्फ के टुकड़ों से साड़ी मांगती हूँ। पल्लवी ऐसा कहकर बर्फ के टुकड़े से साड़ियाँ मांगने लगती है। ऐ जादुई बर्फ के टुकड़े, मुझे 3 साड़ियाँ चाहिए। पल्लवी के इतना कहते ही वहाँ 3 साड़ियाँ प्रकट हो जाती हैं। ये तो सच में जादुई बर्फ के टुकड़े हैं। उसे ये सब करते हुए उसकी तीनों ननद देख लेती हैं। ये सब आपने कैसे किया? मैंने दुनिया में बहुत सी साड़ियाँ देखी, लेकिन बर्फ से बनी साड़ी आज मैं पहली बार देख रही हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर पल्लवी अपनी तीनों ननद को जादुई बर्फ के टुकड़ों के बारे में बताती है, जिसके बाद वो तीनों अपनी बर्फ की साड़ियाँ पहनकर देखने लगती हैं। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ठंडा लग रहा है। इनमें तो हमें जरा भी गर्मी नहीं लग रही। और देखो ना, कितना यूनिक स्टाइल है। अब तो पूरे गांव की नजर हमारी बर्फ की साड़ियों पर ही टिकी रहेगी। इस तरह तीनों ननद को बर्फ की साड़ियाँ मिल जाती हैं, जिसके बाद पल्लवी और सुरेश दोनों मिलकर उनकी शादी बर्फ की साड़ियों में ही करवाते हैं। और यही नहीं, धीरे धीरे पल्लवी बर्फ के टुकड़ों से एक बर्फ का घर मांगती है, गर्मी से बचने के लिए, जिसमें वो अपनी ननद की शादी करने के बाद हंसी खुशी से रहने लगती है। ऐश्वर्या के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आकर खाना मांगती है। तभी ऐश्वर्या खाना लाकर कहती है, ये लीजिए अम्मा, ये खाना खा लीजिए आप। वो बूढ़ी अम्मा उससे खाना लेकर अपनी पोटली में रख लेती है। ऐसे करते हुए वो देख लेती है। तभी ऐश्वर्या कहती है, अरे अम्मा, खाना क्यों नहीं खा रही हैं? खाने को पोटली में क्यों ले जा रही हैं आप? बताइए। वो बेटा, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। 4 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, उसी के लिए मैं खाना ले जा रही हूँ। लेकिन अम्मा, आपको भी तो भूख लगी होगी ना? आइए अंदर आकर खाना खा लीजिए। ऐश्वर्या ये बोलकर उस बुढ़िया को अपने घर में ले जाती है और उसे खाना खिला देती है और उसकी मदद करने के लिए अपने कमरे में जाकर अलमारी से 2 जादुई साड़ी को लेकर निकालती है, जो कि एक सुनहरी सोने और हीरे की साड़ी थी और दूसरी गुलाबी पैसों वाली साड़ी थी। वो पैसे वाली साड़ी गुलाबी साड़ी को हाथ में लेकर कहती है, हे जादुई गुलाबी पैसों वाली साड़ी, मुझे उस बूढ़ी अम्मा की मदद करनी है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। ऐश्वर्या के ये बोलते ही पैसों की जादुई साड़ी में से बहुत सारे पैसे निकलते हैं, जिसके बाद वो सारे पैसे लेकर उन बूढ़ी अम्मा को दे देती है और कहती है, अम्मा, आपके लिए ये कुछ पैसे हैं, इनसे आप अपने बेटे का इलाज करा लेना और कुछ खा पी लेना। फिर भी अगर आपको कभी भी पैसे की कोई जरूरत हो तो मेरे पास बेझिझक आइएगा।
शुक्रिया बेटा, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। बुढ़िया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता है। ऐश्वर्या के पति अरुण पर उसके मालिक ने 2 करोड़ के बेहद कीमती हीरे चोरी करने का इल्जाम उस पर लगा दिया। उस बात के लिए वो अपने मालिक को समझाते हुए कहता है, सर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने आपके हीरे उसी सेफ में रखे थे, जरूर किसी और ने चुराए हैं। बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे हीरे चाहिए। मेरा तो नुकसान हो गया ना, अगर नहीं दिए तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। सर, मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है सर। अरुण का मालिक उसे बुरी तरह से सुनाकर चला जाता है। परेशान होते हुए अरुण अपने घर लौटता है। उसे परेशान देख ऐश्वर्या उससे पूछती है। फिर अरुण उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो बोलती है, बस इतनी सी बात अरुण जी, आप रुकिए, मैं बस अभी आई। ऐश्वर्या ये कहकर अपनी अलमारी खोलती है, जिसमें वो सुनहरे रंग की साड़ी को लेकर कहती है, हे सोने और हीरे वाली जादुई साड़ी, मेरे पति बहुत परेशानी में है, मुझे कुछ हीरे देकर मेरी मदद करो ना। ऐश्वर्या की ऐसा बोलते ही उस सोने की साड़ी से हीरे ही हीरे निकलने लगते हैं, जिसे उठाकर ऐश्वर्या अपने पति को दे देती है और बोलती है, ये लीजिए अरुण जी, आपकी परेशानी का हल ये रहा, इन्हें वहीं रख दीजिए, जिससे मालिक को लगेगा कि हीरे खोए ही नहीं थे। इससे आप पर भी इल्जाम नहीं आएगा और उन्हें भी कुछ पता नहीं चलेगा। अरे वाह ऐश्वर्या, तुमने तो सच में मेरी परेशानी का हल निकाल दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण खुशी से ऐश्वर्या को गले लगा लेता है और चुपचाप से ज्वेलरी वाली जगह पर हीरे को रख देता है, जिसके बाद मालिक को उसके हीरे वापस मिल जाते हैं और वो वरुण को पुलिस के पास नहीं भेजता। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। ऐश्वर्या आए दिन किसी न किसी की मदद उन 2 जादुई साड़ी की मदद से किया करती, किसी को पैसे देकर तो किसी को सोने की ज्वेलरी देकर। एक दिन की बात है, जब ऐश्वर्या किसी भिखारी को पैसे दे रही थी, तब उसकी पड़ोसन उसे जलन से देख रही थी। तभी वो पड़ोसन उससे बोलती है, अरे ऐश्वर्या, ये क्या, तुम इतने लोगों की मदद कैसे कर रही हो? पहले तो मैंने तेरे पास इतने पैसे कभी नहीं देखे, अब कहाँ से लुटा रही है? सही कहा तुमने, मैं पहले ऐसी नहीं थी। ये सब मुझे कैसे मिला, ये बहुत लंबी कहानी है। तो बता ना। तो सुनो, मैं और मेरे पति बहुत मुश्किलों से 2 वक्त का गुजारा कर पा रहे थे। एक बार मुझे बहुत महंगी साड़ी पसंद आ गई, इतना कि मैं हर पल उस साड़ी के बारे में सोचती रहती थी। तभी मेरे पति मुझसे बोले, क्या हुआ है, किस सोच में डूबी हुई हो तुम? कुछ नहीं, वो एक साड़ी चाहिए थी मुझे। वो साड़ी इतनी अच्छी थी अरुण जी कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन वो बहुत महंगी भी थी। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें तो पता है अभी क्या हालत है हमारी, वरना मैं तुम्हें जरूर ला कर देता। जी, मैं समझती हूँ आपको। क्यों ना मैं भी थोड़ा बाहर का काम करके कुछ पैसे जमा करूँ। ऐश्वर्या की बात सुनकर अरुण पहले नहीं मानता, लेकिन बाद में मान जाता है। ऐश्वर्या दूसरों के घर पर झाड़ू पोछे का काम करने लगती है, जिससे उसको पैसों की दिक्कत थोड़ी कम हो जाती है। उन पैसों को इकट्ठा करके ऐश्वर्या उस बड़ी महंगी दुकान से अपनी साड़ी ले आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और बोलती है, आखिर मुझे मेरी पसंद की साड़ी मिल ही गई। कितनी मेहनत करके ली है, अब अरुण जी को तैयार होकर दिखाऊंगी। कुछ देर के बाद ऐश्वर्या घर पहुंच जाती है। फिर वो साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। तभी उसके घर एक साधु बाबा आते हैं, जो बोलते हैं, भिक्षाम दे पुत्री, भिक्षाम दे। आ रही हूँ बाबा। वो साधु बाबा उसकी आवाज सुन लेते हैं। जैसे ही ऐश्वर्या उनके लिए कुछ लाती है, तो उसकी साड़ी दीवार की कील में अटक जाती है।
अपनी साड़ी के फटने के डर की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती। साधु बाबा बहुत गुस्सा होकर कहते हैं, अत्यंत अपमानजनक किया तुमने हमारे साथ। तुमने हमें अत्यंत विलम्ब कराया है। फिर ऐश्वर्या जैसे तैसे बाहर आती है और कहती है, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मेरी साड़ी अटक गई थी। तुमने हमें क्रोध दिला दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस साड़ी की वजह से तुमने ये सब किया है, उसकी वजह से अब तुम्हें अपने भविष्य में परेशानी होगी। ऐश्वर्या रोते हुए बाबा से माफी मांगती है, लेकिन वो बाबा चले जाते हैं। फिर वक्त बीतता है। बाबा का दिया श्राप ऐश्वर्या और उसके पति पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। दोनों अब बहुत बीमार और लाचार हो गए, इतने कि मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे। तभी वो बाबा उसे देख लेते हैं और बोलते हैं, ये तो वही पुत्री है। मेरे श्राप ने इसकी क्या हालत बना दी। तभी वो बाबा ऐश्वर्या को माफ करके उसे वरदान देते हुए बोलते हैं, मेरे जाने अनजाने में दिए श्राप के कारण तुमने बहुत दुख झेला। इसलिए पुत्री, मैं तुम्हें 2 जादुई साड़ी दे रहा हूँ। एक तुम्हें सोना और हीरा देगी और एक साड़ी तुम्हें पैसा ही पैसा देगी। पर बाबा हम इतना बोलकर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बाबा की बात सुनकर ऐश्वर्या उस जादुई साड़ी से पैसे और सोना मांगती है, जिसके बाद वो नया घर, नए कपड़े सब ले लेती है और एक आलीशान जिंदगी जीने लगती है। बस तभी से हमारी हालत ठीक हो गई। ओह अच्छा है, तू सबकी मदद भी तो करती है। हाँ वो तो है। अगले दिन ऐश्वर्या अपने घर के बाहर पौधों को पानी दे रही थी। तभी एक औरत अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, कैसे होगी अब मेरी बेटी की शादी? सारे गहने तो चोरी हो गए। अब कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? आप रोइए मत, मैं आपकी मदद कर दूंगी। आपकी बेटी की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। ऐश्वर्या इतना बोलकर उस औरत को अपने घर में बैठाकर पानी पिलाती है और अपनी अलमारी खोलकर हाथ में सुनहरे रंग की साड़ी को लेकर कहती है, हे जादुई सुनहरी सोने और हीरे की साड़ी, मुझे एक औरत की बेटी की शादी के लिए कुछ सोने के गहनों की जरूरत है। मुझे कुछ गहने दे दो। ऐश्वर्या की ये बात सुनकर उस साड़ी में से चमचमाते हुए गहने निकलते हैं, जो वो उस औरत को दे देती है। वो औरत उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है और ऐश्वर्या और वरुण को अपनी बेटी की शादी में भी बुलाती है। और ऐसे ही ऐश्वर्या हमेशा उन जादुई साड़ियों से सबकी मदद किया करती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।